भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल। अपनी भाषा सभी प्रकार की उन्नति का मूल होती है। और आज है 14 सितंबर और इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी के लिए हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज पुस्तक से सेनापति पाठ। तो सेनापति के विषय में हम जानेंगे। ये रीतिकाल के कवि हैं। ये जो पाठ है वह कक्षा 10वीं के लिए उपयोगी है ही, साथ में सेनापति का जो परिचय हम पढ़ेंगे वह सभी क्लास में, चाहे वो 10th, 11th, 12th और यहाँ तक कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे हमारे जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी 9th से 12th की पुस्तकें लगी हुई हैं और हमारे फर्स्ट ग्रेड की हिंदी में भी 9th से 12th की पुस्तकें लगी हुई हैं। तो यह जो पाठ है वह सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और जो बच्चे हमारे अभी स्कूली शिक्षा में हैं वह केवल इस तरह से पाठ को ना पढ़ा करें कि हाँ बस हमें ये साल पूरी करनी है, क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत होती है, क्योंकि आगे आपको अभी बहुत दूरी तय करनी है और जब हम किसी भी कवि को, लेखक को अच्छी तरह से जानते हुए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा इसका एक तरीका बताती हूँ कि जब भी आप कभी कोई हिंदी का लेखक या कवि पढ़ें तो अपने आसपास देखें और किसी भी परिचित व्यक्ति के नाम पर उसको रख लिया करें कि ये सेनापति है। तो आप जल्दी से सोचो, किसी को भी एक कल्पना कर लीजिए, तो उन पर रखकर हम जैसे चीजें याद कर सकते हैं और जब भी वो हमारे सामने आएंगे कहीं ना कहीं वो हमें ध्यान में रहेगा कि सेनापति पे हमने इनके नाम पे वह चीज याद की थी और वो आपके पुनरावृत्ति हुआ करेगी। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है और आगे तक आपको काम आएगी। और अगर ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षा का कोई विद्यार्थी देख रहा है तो उसके लिए भी ये तरीका बहुत ही उपयोगी रहेगा कि आप इस तरह से पढ़ाई करें कि आप जितने भी कवि लेखक हैं कहीं ना कहीं उनको किसी पे रखकर और इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बहुत आसानी रहेगी। और आगे देखिए हम पढ़ते हैं सेनापति। जन्म विक्रम संवत 1616 में इनका जन्म हुआ। देखिए 10वीं कक्षा का पाठ है ये क्षितिज पुस्तक का। अब 10वीं कक्षा में भी कवि परिचय और लेखक परिचय करके एक प्रश्न आता है। कवि परिचय में से आएगा और लेखक परिचय में से भी आएगा। जब आगे हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में लेते हैं तो वहां भी व्याख्या करने के लिए आपको कवियों का जन्म की सन और उनके परिचय, उनकी पुस्तकों के नाम आते ही रहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जन्म विक्रम संवत 1616। पिता, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पिता गंगाधर, पिता में परशुराम दीक्षित इनके पिता में थे। विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित। तो आपने पढ़ा जन्म 1616 विक्रम संवत, पिता गंगाधर, पिता में परशुराम दीक्षित, विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित। अपने परिचय में उन्होंने लिखा था कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कवि ताई है। सेनापति सोई, सेनापति वह है सीतापति यानी भगवान राम के प्रसाद से, कृपा से सब कवि कान दे, सभी कवि इसकी कविताओं को कान दे के सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। सुनत कवि ताई है, जिसकी कविताओं को सभी कवि बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, वो मैं सेनापति हूँ। और ध्यान से कब सुनते हैं किसी की बात को? जब या तो आपको बहुत अच्छी लगती है या उसका आप सम्मान करते हैं तो उसे ध्यान से सुनते हैं। तो सेनापति वह है, वो अपने बारे में परिचय लिखते हैं कि सेनापति वह है जिसकी कविताओं को सभी कवि ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं। रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। कौन से?
राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। अब थोड़ा सा श्लेष अलंकार के बारे में बताते हैं, जहां एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी का मोती के लिए अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, और चून यानी आटे के लिए अलग अर्थ है। इस तरह से जो जहां श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार का इन्होंने किसने, सेनापति ने सबसे अधिक प्रयोग किया है। ये उसमें प्रयोग में सिद्धहस्त थे। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, और रीति काल में कवियों की श्रेणी बनाई गई है, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि। तो ये किसमें आते हैं, रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन, सेनापति। पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रश्न आता है खूब, हिंदी की जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें खूब प्रश्न आता है। और अपनी जो 12th क्लास 11th और 12th क्लास है उसमें भी छोटा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि है या रीति सिद्ध कवि है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सेनापति रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य कल्प द्रुम और कवित्त रत्नाकर। कई बार क्या बहुत सारे कवि और लेखक याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो आप जिस पर भी रख के याद करो। तो उनके घर में अगर 2 बच्चे, एक का नाम कवि कल्प द्रुम और एक का कवित्त रत्नाकर, और जब भी वो निकले तो उनके बार बार रिपीट करिए, याद रहेंगे। अब आप कहेंगे हम तो वैसे ही याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे रख के याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो पहली रचना काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम इनकी जो रचना है वो अप्राप्य है, प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं विद्वान कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। काव्य कल्पद्रुम अप्राप्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। अलंकार संप्रदाय का, जैसे कई तरह के संप्रदाय हैं, जैसे अपना रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो इस तरह से अलंकार इन्होंने जो अनुसरण किया हुआ है, अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इन्होंने फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। रचनाओं में प्रसार, जिसमें कोई भी बात कही जाती है वो सीधे सीधे बिल्कुल अर्थ सही समझ में आ जाती है, साधारण अर्थ में ही समझ में आ जाती है। ओज, वीरतापूर्ण जो रचनाएं होती हैं, जोश जगा देती हैं, तो प्रसाद और ओज गुण की इसमें प्रधानता है। परिमार्जित साफ सुथरी भाषा का प्रयोग एवं भाव गंभीर भावों का जिसमें प्रयोग हो, तो भाव गंभीर उनके काव्य की विशेषता है। परिमार्जित भाषा और भाव गंभीर उनके काव्य की विशेषता है। तो आपके लिए ये लगभग 3 नंबर का आएगा, उसको आप उतारे आना, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल खूब याद करके जाओ। एक बार और रिपीट कराती हूँ जल्दी जल्दी। जन्म विक्रम संवत 1616, पिता गंगाधर, पिता में परशुराम दीक्षित, विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित। अपने परिचय में सेनापति सोई सेना सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कवि ताई है। रीति काल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार का इन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम अप्राप्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये रहा होगा। अलंकार संप्रदाय का इन्होंने अनुसरण किया है
और इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, साथ में ही फारसी शब्दों का भी ये प्रयोग करते थे। रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग एवं भाव गंभीर इनके काव्य की विशेषता है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कि रचना जो कवित्त छंद में है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके हम अर्थ करेंगे। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लयुत है। बरन बरन के तरह तरह के फूल, तरु फूले तरह तरह के फूल, उपवन वन तरह तरह के फूल वन में खिल रहे हैं। तरु फूले यानी वृक्षों पर, पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं। तो बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लय युत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा आ रहा हो और उसके साथ चतुरंगी सेना, जैसे पैदल, रथ, घोड़े, हाथी चतुरंगी सेना मानी जाती है, तो वह चली आ रही हो या शोभायमान हो रही हो। जिस तरह से राजा के साथ चतुरंगी सेना चली आ रही है, उसी तरह से बसंत के आगमन पर वन में तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। तो बरन बरन तरु फूले उपवन वन, अनेकों तरह के फूल वन में खिले हुए हैं। सोई चतुरंग संग दल लय, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चतुरंगी सेना राजा के साथ चली आ रही हो या शोभायमान हो। बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल है। बंदी के समान, जैसे कोई राजा आता है तो उसके जो बंदी सेवक होते हैं वह उसका विरद गाते हैं, उसका यश गाते हैं। विरद माने होता है यश। तो बंदी जिम, बंदी के समान बोलत बिरद वीर कोकिल, तोते और कोयल उसका यश गान गा रहे हैं। गुंजत मधुप भौरे, मधुप माने भौरे, गुंजार कर रहे हैं उसका। गुंजत मधुप गान गुण गए युत है। और मधुर गुंजन करके, मधुर गुंजार करके भौरे ऐसे लग रहे हैं मानो बसंत ऋतु, ऋतुराज जो बसंत है, ऋतुओं का राजा है, उसके गुण गा रहे हो। बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल, बंदी के समान तोते और कोयल क्या कर रहे हैं, उसके यश गाथा गा रहे हैं। बिरद माने यश गाथा। और गुंजत मधुप भौरे गुणगान कर रहे हो। जैसे राजा जब दरबार में आता है तो उसके आसपास उसके सेवक, उसके नौकर चाकर क्या करते हैं, उसका यशगान गाते हैं। उसी तरह से बसंत ऋतु के आगमन पर तोते, कोयल, भौरे सब उसके वीर गाथा गा रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं। आवे आस पास पोहपुन की सुवास सोई। पोहपुन माने पुष्पों की, फूलों की, सुवास माने सुगंध। आवे आस पास से आ रही है फूलों की खुशबू। जैसे मानो कि किसी राजा का दरबार सजा हुआ हो फूलों से और उसकी सुगंध आ रही हो। वो सुगंध कैसी है, सोने की सुगंध। जैसे कहते हैं ना, सोने में सुगंध एक कहावत है। तो उस कहावत को यहाँ चरितार्थ किया जा रहा है कि दोगुनी सुगंध आ रही है, उससे सारा वातावरण आनंददायक हो रहा है। सोने के सुगंध माज सने रही होते हैं। सारा वातावरण जैसे सोने की सुगंध से मतलब सारा वातावरण शोभायमान हो गया है। शोभा को समाज, शोभा का समूह। सेनापति सुख साज, सेनापति यानी जो बसंत है वह सुसज्जित हो रखा है, सुखी है, सज्जा युक्त है। आज आवत आता है बसंत ऋतु राज कहियते। आज बसंत आ रहा है और उसको ऋतु राज यानी ऋतुओं का राजा कहा जाता है।
तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। वह फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी राजा की चतुरंगी सेना हो। उस राजा के आगमन में तोते, कोयल, भौरे उसकी वीर गाथा, यशोगान गाने लग रहे हैं और आसपास से फूलों की खुशबू आ रही है, जैसे सोने में सुगंध को अधिक बढ़ा देती है। उसी तरह से आसपास से तरह तरह के फूलों की अत्यधिक सुगंध आ रही है जो आनंद प्रदान कर रही है और सभी पूरा समाज, पूरा वातावरण सुखी, शोभायमान, सुख सज्जा युक्त है और इस सुख सज्जा में वसंत ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा सज धज कर आ रहा हो। अब इसमें विशेष ये है कि सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल ये नमूना है। इसकी भाषा व्रज है। इसको कवित्त छंद में लिखा गया है। एक बात आप देखिए, जैसे कोई भी पाठ परिचय होता है, जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में हम जो प्रसंग है उसको तो बता देते हैं इसमें कि ऋतु आने वाली है और जैसे बसंत ऋतु आ रही है और ये हमारी इस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके रचयिता सेनापति है और जो भी उन्होंने वर्णन किया है उसको। फिर जब कवित्व है उसका भी वर्णन कर देते हैं। जब सबसे ज्यादा विशेष में दिक्कत रहती है तो आप देखिए पाठ परिचय जहां होता है, पाठ परिचय में जो जो मेन बातें लिखी होती हैं वो आपका विशेष बन जाती हैं। उसको आप विशेष में लिख दीजिए और उसमें अलंकार कौन कौन सा हो सकता है, उसकी भाषा क्या है, उसका छंद क्या है, ये चीजें आप अपनी नॉलेज के आधार पर लिखेंगे। तो इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें जो अलंकार दिए गए अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। बसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया गया है। पूरी निपुणता से ऋतु के उपादान एवं लक्षणों का प्रयोग इसमें किया गया है कि किस तरह से एक राजा के रूप में ऋतु आई है और बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है उसका भी इसमें बिल्कुल उसके राजा के लक्षणों को दिखाते हुए इसमें प्रयोग किया गया है। और बसंत को जो बसंत ऋतुराज कहा जाता है उस जो उपमा उनको दी गई है उसको भी इस पद के माध्यम से सार्थक किया गया है। तो आइए फिर से पढ़ते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहयुत है, बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिले, गुंजत मधुप गान गुन ले गयुत है, आवे आस पास पुह पुण्य की सुवास सोई, आवे आस पास पुह पुण्य की सुवास सोई, सोने के सुगंध माज सने रयुत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियुत है, आवत बसंत ऋतु राज कहियुत है। तो इसमें बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। ये सेनापति का दूसरा कवित्व है जिसमें उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को और वर्षा ऋतु को एक ही कवित्व के माध्यम से व्यक्त किया है। इसमें श्लेष का प्रयोग किया है उन्होंने। तो पहले हम इसे ग्रीष्म ऋतु के अनुसार पढ़ेंगे। देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, गर्मी की अधिकता इतनी है कि छिति माने पृथ्वी और अंबर माने आसमान, पृथ्वी और आसमान जल रहे हैं, चारों ओर छोर जले हुए हैं, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तीन उसमें तरवर माने पेड़ों का सभी को रूप हरे हुए और उसने पेड़ पौधे सभी का रूप हर लिया है। इतनी भयंकर, इतनी प्रचंड, इतनी अधिक मात्रा में गर्मी पड़ी हुई है। महाजर लागे जोत भादव की होत चले, इतनी लू बरस रही है कि महाजर लागे, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से गर्मी लू की तरह बिल्कुल चारों ओर से बरस रही हो और ज्योति भादव की होते चले, जैसे पूरे जंगल में जैसे दावा अग्नि लग जाती है और चारों तरफ से जलन फैल रही हो, लू फैल रही हो और लोग बिल्कुल तप रहे हो, गर्मी में झुलस रहे हो। जलद पवन तन सेक मानो पर्योए, मतलब उनका पूरी तरह से शरीर झुलस गए हो, शरीर को
शरीर को चारों तरफ से सेक लग रहे हो और बादल क्या कर रहे हो, पूरी तरह से गर्मी बरसा रहे हो। दारन तरन तरे नदी सुख पावे सब, और उनकी दरिद्रता को, उनकी गर्मी को दूर करने के लिए वह नदी के पास जाते हैं, यानी नदी के पानी का सेवन करते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं। सीरी घन छाह चाहे वी को चित धर्यो है, और सीरी यानी ठंडी हवा के लिए, छाया के लिए उनका चित्त, मन पेड़ पौधों की छाया के पास ही रवा रहता है। यानी वो घनी छाया के लिए, अपने शरीर की तपन को कम करने के लिए पेड़ों की छाया के नीचे जाते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो। इतना ग्रीष्म और वर्षा को एक ही कवित्व के माध्यम से मैंने व्यक्त किया है। यह मेरी यानी सेनापति की कविताई की चतुरता है। देखे चिति अंबर जले है चार ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे जोत भादव की होत चले। ऐसा लग रहा है जैसे कि लू आकाश से बरस रही हो। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और बादल से जो लू बरस रही है, अग्नि बरस रही है, उसे पूरे उनके शरीर सिक गए हो या गर्म हो गए हो, झुलस गए हो। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब, और अपनी इस दरिद्रता को जलन कम करने के लिए सभी नदी के पास जाकर सुख प्राप्त करते हैं। और सीरी घन छाह चाहे वे को चित धर्यो है, और ठंडी हवा के लिए, छाया के लिए पेड़ों के पास उनका चित्त धर्यो है, यानी उनकी इच्छा होती है या वो जाते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो सम बरसा की सम कर्यो है। और ये चतुराई देखो सेनापति की कि उन्होंने गर्मी और वर्षा को एक जैसा किया है, यानी एक ही जैसे शब्दों से व्यक्त किया है या श्लेष के माध्यम से व्यक्त किया है। अब हम इसको वर्षा ऋतु के समान पढ़ेंगे। जैसे देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर, देखते हैं कि पृथ्वी और अंबर सब जगह ऐसा चारों तरफ जल ही जल है, क्योंकि जल ऊपर से बरस रहा है और जमीन में बाढ़ के रूप में जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरवर सभी को रूप हर्यो है, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ आई हुई है और उसमें बहुत पेड़ उखड़ गए हैं। महाजर लागे जोत भादव की होत चले, महाजर लगाए और ये क्रम भादों तक ये चलता रहता है, क्योंकि सावन में और भादों में तो लगातार वर्षा हो रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और सभी जल बादल से क्या हो रहा है, बादल और हवा सभी क्या हो रही है कि डूबे, सभी जली जल में डूबे हुए दिखाई देते हैं, कि मानो उससे वो अपने शरीर को सेक रहे हो, या सभी के शरीर पानी में भीगे हुए हैं। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब, और सभी लोग नदी में नाव में बैठकर अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो नदी सुख प्रदान कर रही है, यानी नदी को वह नाव में बैठ के पार कर रहे हैं। सीरी घन छां चाहे वे को चित्त धरे, और बारिश से अपने शरीर को बचाने के लिए पेड़ों की छां ले रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, और सेनापति की कविता की चतुराई देखो कि उन्होंने ग्रीष्म और विषम वर्षा को एक ही कवित्व के माध्यम से व्यक्त कर दिया है, यानी इसमें श्लेष का प्रयोग उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। इसमें कवित्व छंद है, और ऋतु वर्णन में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का बड़े सुंदर प्रयोग किया है। एक ही कवित्व के माध्यम से उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु व्यक्त किया है। आगे देखते हैं उनका अगला कवित्व। सेनापति का तीसरा कवित्व छंद, दामिनी दमक सुर चाप की चमक सामी। ये जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, और जिसमें दामिनी यानी वर्षा के समय बिजली, दामिनी यानी बिजली, और दमक माने चमक रही है, सुरचाप मन इंद्रधनुष
तो दामिनी दमक सुर चाप की चमक, बिजली चमक रही है और आसमान में क्या है, सो इंद्रधनुष की चमक, यानी इंद्रधनुष चमक रहा है। श्याम घटा की झमक और काली घटाओं से पानी बरस रहा है। अति घोर घन घोरते, और वो झमक यानी पानी गिरना, और घटा की झमक अति घोर घन घोर से जोर जोर से पानी गिर रहा है, यानी घटा काली घटा से बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। कोकिला कलापी कल पूजते हैं जित चित, कोयल कलापी यानी मोर कल पूजा आवाजें करते हैं, मधुर गूंज करते हैं, ध्वनि करते हैं, जित तित से यानी इधर उधर से उनकी आवाजें मधुर ध्वनि उनकी आ रही है। सीकर शीतल समीर की झकोरते, शीतल यानी पानी, सीकर यानी पानी की बूंदों से, शीतल ठंडी हुई, समीर माने हवा की बूंदों की झकोर से पवन भी कैसी हो गई है, बिल्कुल ठंडी हो गई है। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, और जो पानी की बूंदों ने पवन को भी कैसा ठंडा कर दिया है, और उनकी छुअन से, उनके छूने से, ठंडी पवन की छुअन से सेनापति आवन कयो है मन भावन से, और सेनापति कहते हैं कि आवन कयो है मन भावन सो, कोई नायिका है उसके प्रियतम ने आने की कहा था। लाग्यो तर सावन बिरह जुर जुर से, और एक तो आसमान में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष चमक रहा है, और काली घटाओं से जोर जोर से पानी बरस रहा है, मोर और कोयल कूक रहे हैं, इधर पानी की बूंदों से पवन ठंडी हो गई है। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में अपने प्रेमी ने या नायक ने आने की कह दिया है, और इस प्राकृतिक वातावरण में उसके आने की सुन करके विरह तरसाने, विरह ज्वर में नायिका जलने लगी है, तरसने लगी है। आयो सखी सावन, वो कह रही है सावन आ गया है। मदन सर सावन, इससे कामदेव की मन में सरसता अधिक बढ़ गई है, या ये कह सकते हैं कि प्रिय मिलन की इच्छा बढ़ गई है। लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर से, सावन के आने से कामदेव की सरसता मन में बढ़ी है, या प्रिय मिलन की अधिकता आतुरता बढ़ी है, और सावन के आने से बरसात भी जोर जोर से होने लगी है, यानी सावन सलिल पानी चहु ओर से बरस रहा है। देखते हैं, दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकोरते, यानी ठंडी जो पानी की बूंदे हैं उनसे पवन कैसी हो गई है, ठंडी। सेनापति आवन कयो है मन भावन सो, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोर से, आयो सखी सावन मदन सर सावन, सावन आ गया है जिससे प्रिय मिलन की इच्छा अधिक बढ़ गई है। लाग्यो है बर आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहूर ते, सलिल चहूर से। तो ये हुआ सेनापति का तीसरा कवि, और अब हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। इसमें शब्द चित्र, तो शब्द कहे गए हैं वो बिल्कुल चित्र सा खींच रहा है कि किस तरह से बिजली आसमान में चमक रही है, इंद्रधनुष दिख रहा है, बरसात हो रही है, ठंडी पवन बह रही है। तो ये शब्द चित्र और दृश्य बिंब का अत्यंत आकर्षक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, दामिनी दमक, रूपक और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है और कवित्व छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप विशेषताएं लिख सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे चौथा कवित्व।
जिसमें शीत ऋतु को एक सेना के रूप में बताया गया है कि सेना एक प्रचंड बहुत बड़ी सेना और बड़े क्रोध के साथ चढ़ी चली आ रही हो। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़्यो दल। शीत ऋतु अपने प्रचंड क्रोध के साथ चढ़े आ रहे हैं, प्रचंड रूप से चढ़ा चला आ रहा है सेना का दल। निवल अनल, और उसके आगे अग्नि तो बिल्कुल निर्वल हो गई है सूर्य से हराए के, और सूरज क्या हो गया, ठंडा पड़ गया है। यानी न तो आग और न सूर्य गर्मी प्रदान कर रहे हैं कि ठंड इतनी तेज लग रही है। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर, और बर्फ युक्त हवा इस तरह से लग रही है मानो कि उसके पैने नुकीले बर्फ के तीर छोड़े जा रहे हों। रही है गरम भवन कोनन में जाके, और गर्मी तो भवन के कोनों में जाकर छुप गई है। चारों तरफ ठंड का राज्य हो गया है, यानी ठंड ने चढ़ाई कर दी है। धूम नैन भय, आग जला रखी है, अलाव जला रखा है, उससे आंखों में धुआं लग रहा है। लोग आग पर गिर रहे, क्योंकि अभी नहीं कि गिर ही रहे, वो मानो कि ऐसे वो चारों तरफ से घेर के ऐसे कि उस पर गिर पड़ेंगे, यानी अपने आप को बचाने के लिए ठंड से लोग आग पर सेक रहे हैं हाथों को। ये सो लगाए रहे नेक सुलगाए के, और अग्नि को सुलगा सुलगा कर ऐसा लग रहा है अपने हृदय से लगा रहे हैं, जैसे ऐसे गरम फिर ऐसे लगाते हैं ना, पूरे शरीर को गर्म करने की कोशिश करते हैं जब अग्नि जला करके। मानो भीत जान महाशीत ते पसारे पाने, और भैंसे सब ने अपने अपने हाथ आगे पसार रखे हैं, फैला रखे हैं, और छतिया की छाह राखो पाओ चिबाए के, और अग्नि को ऐसे अपने हाथों को फैलाते हैं, हाथों को गर्म करते हैं और अपने अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि डर के मारे अग्नि को अपने सीने में छिपाकर बैठे हुए हैं। तो आगे पढ़ते कि शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़्यो दल, निवल अनल गयो सूर सियराय के, हिम के समीर ते ही भर से विषम तीर, रही है गरम भवन कोनन में जाए के। धूम नैन भय लोग आगे पर गिर रहे, ये से लगाए रहे नेक सुलगाए के, मानो भीत जाने महाशीत के पसारे पाने, छतिया की छाह राखो पायन छिपाए के, छतिया की छाह राखो पाओ को छिपाए के। तो पाओ माने अग्नि, और उसको सीने में छिपा रखा है। इसमें शीत ऋतु का स्वाभाविक और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि उससे गर्मी तो बिल्कुल कोनों में छुप गई है, या उससे अग्नि बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, सूरज बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, और आग पर लोग गिर गिर पड़ रहे हैं। तो कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा मानवजनों और मानवीकरण जैसे मानवीय रूप दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें अनुप्रास, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, और कवित्व छंद है, ब्रज भाषा है। इस तरह से आप अपना विशेष बनाएंगे, तो इस तरह से आप वर्णन करेंगे, और तो बने रहिए आप एनजे चौधरी के साथ।